हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेन्युइन मैथमेटिशियन चैनल। तो पिछले कुछ वीडियो पे हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने सारे टॉपिक है उसको कवर किए थे, है ना। तो अभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के जितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं उसको एक एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स P एंड Q हैज़ y इंटरसेप्ट इक्वल टू -4, तो हमें K का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन है कि एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, दो पॉइंट दिया हुआ है पहले P एंड Q, ठीक है। कोऑर्डिनेट में डायग्राम हमेशा बना लेना, ठीक है, ये बहुत हेल्प करता है। तो P 1,4 है, Q दिया हुआ है K,3, ये दो पॉइंट दिया हुआ है, लिखा हुआ है इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसे बोलते हैं हम लोग? जो बाइसेक्ट करता है उसके साथ परपेंडिकुलर है, मतलब ये पॉइंट अगर D हुआ तो D PQ का मिड पॉइंट होगा, ठीक है। अब ये जो बाइसेक्टर है लिखा हुआ है इसका y इंटरसेप्ट है -4। तो बाइसेक्टर तो एक लाइन है, किसी भी लाइन का y इंटरसेप्ट क्या मतलब y एक्सिस को वो कहाँ पे काट कर रहा है, तो y एक्सिस को वो 0,-4 पे काट कर रहा है, ठीक है। ये होता है y इंटरसेप्ट का मतलब। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये 0,-4 से पास करेगा, करेगा कि नहीं, ठीक है। तो इसको अगर मैं कुछ और ले लेता हूँ R पॉइंट, तो R पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-4, तो हमें चाहिए K का वैल्यू, ठीक है। अब हम लोग आराम से निकाल लेंगे क्योंकि D का कोऑर्डिनेट तो मिल जाएगा। फिर क्या करेंगे, स्लोप ऑफ RD इंटू स्लोप ऑफ PQ इक्वल टू -1, वहाँ से D मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए D का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। तो D होगा इसका मिड, PQ का मिड पॉइंट, मतलब D का कोऑर्डिनेट आएगा K+1/2 और 3+4/2 मतलब 7/2, ठीक है। ये D का कोऑर्डिनेट आ गया। तो अभी स्लोप RD निकालेंगे। तो स्लोप RD होगा y2 - y1 मतलब 7/2, यहाँ पे लिखते हैं 7/2 -4/K+1/2 -0, मतलब 7/2 + 4/K+1/2, मतलब 7 + 8/2 जो कि होगा 15/K+1, ठीक है। तो ये स्लोप RD मिला। उस हिसाब से अभी स्लोप PQ भी निकाल लेते हैं, ठीक है। स्लोप PQ क्या होगा, वही y2 - y1 मतलब 3 - 4/K-1, जो कि होगा -1/K-1। अभी हमें क्या पता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -1, तो कर लेते हैं। तो होगा स्लोप RD इंटू स्लोप PQ इक्वल टू -1, मतलब 15/K+1 इंटू -1/K-1 इक्वल टू -1। तो इसको कट देते हैं, मतलब K² -1 होगा 15, तो K² होगा 16, K होगा +-4। अब देखते हैं, तो ऑप्शन में बस -4 ही दिया हुआ है, तो बी होगा इसका आंसर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। चलिए, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ ABC हैज़ वर्टिसेस दिया हुआ है तो इसका ऑर्थो सेंटर निकालना है। अच्छा, तो ऑर्थो सेंटर हम लोग कैसे निकालते हैं, इसका तो एक वीडियो मेरा डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल करके है, उसको आप देख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे मैं करूँगा इसको, ठीक है। तो चलिए पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये है हमारा ट्रायंगल, ठीक है, जिसका तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। अभी क्वेश्चन है ऑर्थो सेंटर। तो ऑर्थो सेंटर किसे बोलते हैं, कोई भी एक वर्टेक्स से उसका ऑपोजिट साइड के ऊपर अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ऐसे तीनों वर्टेक्स से ही अगर हम लोग ड्रॉ करें तो ये जो एक ही पॉइंट पे वो लोग मीट करते हैं उसको ही हम लोग बोलते हैं ऑर्थो सेंटर, ठीक है।
तो ऑर्थो सेंटर बनाने के लिए हमें बस 2 ही चाहिए होते हैं, 3 नहीं चाहिए होते हैं, ठीक है। तो मैंने पहले समझाने के लिए ऐसा लिख दिया, वो मैं ले लेता हूँ ऑर्थो सेंटर, ठीक है। पर अभी करेंगे तो 2 के लिए करेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो एक को मैं मिटा देता हूँ। हाँ, तो अभी हम लोग बस, अच्छा ये 2 पॉइंट नाम दे देता हूँ, ये बीपी है, एपी है सॉरी, और ये बीक्यू है, ठीक है। तो अभी एपी लाइन और बीक्यू लाइन के बारे में सोच लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो ऑर्थो सेंटर क्या करते हैं, उसको एस्यूम कर लेते हैं, सपोज दिस इज एच कोमा के, ओके। तो ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट एच कोमा के ले लिए, ठीक है। चलिए, तो अभी हम लोग ये सम करेंगे कैसे, देखिए हमें चाहिए क्या, एच और के, तभी तो आंसर मिल जाएगा ना, क्योंकि ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट ही क्वेश्चन है। तो मतलब एच और के को लेके हमें 2 इक्वेशन बनाना है, फिर उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब देख सकते हो कि एपी जो है ये बीसी के साथ परपेंडिकुलर है, ठीक है। और एपी का जो स्लोप होंगे वही एओ का स्लोप होंगे, है ना। और स्लोप एओ हम लोग निकाल सकते हैं आराम से, स्लोप एओ इक्वल टू स्लोप एपी, जो क्या होंगे, y2 माइनस y1 कर लेते हैं, मतलब होगा k माइनस 7/h+1, यही हुआ स्लोप एओ, ठीक है। और स्लोप बीसी क्या होंगे, स्लोप बीसी -5 - 1/5 + 7, मतलब -6/12, मतलब -1/2, ठीक है। तो स्लोप एपी भी मिल गया, स्लोप बीसी भी मिल गया। अब सिंस एपी परपेंडिकुलर टू बीसी क्या होंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होंगे, मतलब k - 7/h+1 इंटू -1/2 इक्वल टू -1, ठीक है। फिर यहाँ से एक इक्वेशन मिलेगा, माइनस माइनस एलिमिनेट कर दो, k - 7 आएगा 2h+2, इसका मतलब है 2h - k इक्वल टू -9, ठीक है। अभी तो एक इक्वेशन मिल गया, इसको 1 कर देते हैं, और एक बनाना है, मतलब स्लोप बी ओ निकाल लेंगे और फिर बी क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी कर देंगे, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं अभी, स्लोप बी ओ इक्वल टू स्लोप बी क्यू, क्या होंगे वो, तो स्लोप बी क्यू होगा k - 1/h+7, है ना, k - 1/h+7, ये हुआ स्लोप बी क्यू। और आप स्लोप ए सी निकाल लो, ए सी होगा -5, देख रहे हो ना, -5 - 7/5+1, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ -5 - 7/5+1, उसको ही वहाँ पे डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो स्लोप, अच्छा इसको यहाँ पे बना ही लेते हैं, तो होगा -2 -12/6, तो स्लोप ए सी हुआ -2, यहाँ पे लिख देते हैं स्लोप ए सी -2, ठीक है। अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा -1, तो स्लोप बी क्यू इंटू स्लोप ए सी। देखिए मैं यहाँ पे लिख लिख के कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। आपको जब एग्ज़ाम में करना है तो थोड़ी ना आप इतना लिखोगे, आप तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल करके निकल जाओगे, है ना। h+7 इंटू -2, यही है -1, ठीक है। मतलब एक इक्वेशन बना लेंगे हम लोग, तो होगा -2k+2, नहीं तो इसको, अच्छा अभी तो कर लिए, h+7 इक्वल टू -1, बार बार 7 को लेमडा जैसा लिख रहा, -2k+2 इक्वल टू -7, जो कि होगा h - 2k इक्वल टू -9, ये सेम इक्वेशन आ गया, नहीं आया है, ठीक है। चलिए यहाँ पे था 2h - k इक्वल टू -9, यहाँ पे है, चलिए इसको 2 दे देते हैं। अभी करेंगे कैसे, किसी एक को सेम कर लेंगे, है ना, तो इसको ही कर लेते हैं, चलिए। दैट इम्प्लाइज 2h - 4k इज -18, और वो ऊपर है 2h - k इक्वल टू -9। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा, पर अगर आपको जल्दी करना है तो आप ऑप्शन को भी यहाँ पे पुट कर सकते हो, है ना, क्योंकि जैसे देखिए यहाँ पे, पर यहाँ पे फ्रैक्शनल है, तो चलिए पुट कर ही लेते हैं, क्योंकि उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये गलत लिखा था मैंने, 2h था, ठीक है, 2h, देखिए ना, 1 है 2h - k, चलिए।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें माइनस ये प्लस मतलब ये कट जाएगा तो होगा -3k इक्वल टू -9, दैट मीन्स k मिला 3। अब k 3 पुट कर देंगे तो होगा h -2 इंटू 3 इक्वल टू -9, मतलब h होगा -9 + 6 जो कि है -3। ठीक है, तो मतलब ऑर्थो सेंटर हुआ हमारा -3,3। ये मैंने पहले भी किया है इसको, जब ऑर्थो सेंटर पढ़े थे, और फिर भी कर दिया। ठीक है, अब देख सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हुआ -3,3 मतलब बी। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आंसर बी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्राइंगल हैज ए वर्टेक्स एट 1,2 एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट आर दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंट्रॉइड निकालना है इस ट्राइंगल का। मतलब क्या है? मतलब कोई भी एक ट्राइंगल समझ लो ऐसा है। ठीक है, A1,2 तो बोल रहा है द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रो इट, मतलब ए से जो दो साइड जा रहा है इसका मिड पॉइंट दे, मतलब ये दिया हुआ है -1,1, ये दिया हुआ है 2,3। ठीक है, तो अभी इस ट्राइंगल का सेंट्रॉइड जी निकालना है। ठीक है, तो एक थ्योरी था, मैं पहले भी बोला था, अगर ये मिड पॉइंट मिल जाता तो ये ट्राइंगल का जो सेंट्रॉइड होगा वो बड़ा वाला ट्राइंगल का सेम होता है। पर यहाँ पे क्या है, इस पॉइंट को निकालना भी मुश्किल होगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, डायरेक्टली मेन जो हमारा ट्राइंगल है ना, हाँ, तो ये दो वर्टेक्स ही हम लोग निकाल लेंगे कैसे आराम से, क्योंकि ये तो मिड पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, देखो आप कैसे इस ये पॉइंट डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक ठीक है, क्योंकि जब एमसीक्यू करोगे तो आपको तो उतना कैलकुलेशन नहीं करना होता है ना, तो मैं सिखा रहा हूँ अभी। देखो हमें पता है कि 1 प्लस ये पॉइंट बाई 2 को 2 होना है ना, तो ये मतलब 1 के साथ कितना ऐड करना है, मतलब 1 प्लस समथिंग जो आएगा उसको 4 होना है ना। तो ये हम लोग डायरेक्ट ही कर लेते हैं, तो ये 2 है मतलब ये 3 होगा, है ना। तुम नहीं तो आप ऐसे अल्फ़ा बीटा एस्यूम करके भी कर सकते हो कि अल्फ़ा प्लस 1/2 इक्वल टू 2, ऐसे करके भी आप कर सकते हो। ठीक है, पर मैं बोल रहा हूँ जैसे यहाँ पे 3 है चाहिए, तो मेरे यहाँ पे 2 है मतलब ये 4 आएगा। नहीं तो आप बीटा लेके भी करो कि बीटा प्लस 2/2 इक्वल टू 3 करके भी बीटा अल्फ़ा निकाल लो, तो मिलेगा ये 3,4। उस हिसाब से ये क्या मिलेगा, हमें चाहिए -2 मतलब -3, क्योंकि हमें -1 करना है, तो -1 करना है मतलब बाई 2 करने के बाद -1 आएगा, मतलब जो साम होगा वो -2 होना है। तो यहाँ पे 1 है तो कितना ऐड करने के बाद -2 आएगा, मतलब -3 ऐड। नहीं तो आप वो ऐसे अल्फ़ा बीटा करके निकाल लो। ठीक है, मैं तो डायरेक्ट करूँगा। तो 1 है मतलब यहाँ पे 0 होना है, तो 2 + 0/2 करके 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वर्टेक्स तो मिल गया हमें, तीनों वर्टेक्स मिल गया। ठीक है, अब हम लोग आराम से सेंट्रॉइड निकाल लेंगे, तीनों का सम बाई 3 होता है ना, तो क्या होंगे 1 + 3, सेंट्रॉइड में लिख देता हूँ, सेंट्रॉइड क्या होंगे 1 + 3 - 3/3, और एक है 2 + 4 + 0/3, जो कि होगा 1/3, 2। तो बी होगा इसका आंसर। तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू vertices ऑफ ए ट्राइंगल आर 0,2 एंड 4,3. इफ इट्स ऑर्थोसेंटर इज एट द ओरिजिन देन इट्स थर्ड वर्टेक्स लाइज इन व्हिच क्वाड्रेंट। ओके, मतलब हमें थर्ड वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है वो देखना है। अच्छा, तो पहले डायग्राम बना लेते हैं। तो ये एक ट्राइंगल है जिसका दो वर्टेक्स दिया हुआ है, तो मैं इसको ए ले लेता हूँ, इसको बी ले लेता हूँ, इसको सी ले लेता हूँ। ये दिया हुआ है 0,2, ये दिया हुआ है 4,3। ठीक है, और लिखा हुआ है ऑर्थो सेंटर जो हमारा ओरिजिन है। ठीक, चलिए, तो सी का कोऑर्डिनेट हमें निकालना है ना। ओके, तो पहले क्या करेंगे, हमें पता है कि मतलब ए ओ परपेंडिकुलर टू बी सी होगा, है ना। तो स्लोप ए ओ निकाल लेते हैं। तो स्लोप ए ओ क्या होगा 0 - 2
बाई जीरो में। अब देखो यहाँ पे ऊपर फाइनाइट है और नीचे जीरो आ रहा है, मतलब ये इन्फिनिटी होगा। ठीक है, समथिंग बाई जीरो इन्फिनिटी होता है, इसका तो मेरा एक वीडियो ही है, कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो करके, आप देख सकते हो। ठीक है, तो स्लोप एओ अगर इन्फिनिटी हुआ तो बीसी का स्लोप क्या होगा, तो आपको पता है ये मतलब इन्फिनिटी इंटू स्लोप बीसी होगा -1, मतलब स्लोप बीसी क्या होंगे, स्लोप बीसी को -1 बाई इन्फिनिटी। तो वहाँ पे वैसा भी है कि कोई भी फाइनाइट के साथ अगर आप इन्फिनिटी डिवाइड करो तो जीरो आएगा। ठीक है, ये वही वीडियो है कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो, उसको अगर आप एक बार देख लो तो ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो स्लोप बीसी हमें जीरो मिल गया है। तो स्लोप बीसी अगर जीरो मिल गया, इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम लोग कि बीसी लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होंगे, है ना। कोई भी लाइन का स्लोप जीरो है, इसका मतलब तो वही है कि लाइन का इंक्लिनेशन जीरो है, मतलब वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस होंगे। ठीक है, अब पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मतलब, अगर ये 4,3 हुआ तो ये भी समथिंग 3 होगा, है ना। तो इसीलिए सी का कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे h,3। चलिए, तो बस अब h का वैल्यू अगर मिल जाए हमें तो आंसर हो कर देंगे। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, तो अभी AO परपेंडिकुलर टू BC प्रॉपर्टी तो हम लोग यूज़ कर लिए, अभी कर लेते हैं BO परपेंडिकुलर टू AC। ठीक है, तो स्लोप BO निकालते हैं। स्लोप BO क्या आएगा, 3-0/4 जो कि होगा 3/4। ठीक है, तो स्लोप AC निकाल लेते हैं। स्लोप AC क्या होगा, 3-2/h-0, मतलब 1/h। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होना है -1, क्योंकि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है ना। BO परपेंडिकुलर टू AC कैसे हो रहा है, इसको आप अगर इंक्रीज करो, क्योंकि ये ऑर्थो सेंटर है, मतलब ये 90 होना ही है। तो 3/4 इंटू 1/h होगा -1, दैट मीन्स h होगा -3/4। ठीक है, तो h भी मिल गया, मतलब h,k क्या होगा, फिर c का कोऑर्डिनेट हुआ -3/4,3, और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, तो आंसर होगा b। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट द ऑर्थोसेंटर एंड सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल बी a -3,5 and b 3,3 respectively. If c is the circumcenter of this triangle, then the radius of the circle having line segment AC as diameter. अच्छा, मतलब ऑर्थोसेंटर और सेंट्रोइड दिया हुआ है। ठीक है, तो A है हमारा ऑर्थोसेंटर, ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है -3,5, यहाँ पे लिखते हैं -3,5। ठीक है, और एक पॉइंट है, अच्छा ये ए पॉइंट है, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है 3,3। ठीक है, और ये है हमारा सेंट्रॉइड। ठीक है, अच्छा, तो ऑर्थोसेंटर, सेंट्रॉइड एंड सर्कमसेंटर के ऊपर एक प्रॉपर्टी है जो मैंने मेरा डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल वीडियो में डिस्कस किया है, कि क्या होते हैं, अगर सी हमारा सर्कमसेंटर है तो प्रॉपर्टी होते हैं कि AB/BC होगा 2:1, मतलब ऑर्थोसेंटर टू सेंट्रॉइड डिवाइडेड बाय सेंट्रॉइड टू सर्कमसेंटर होगा 2:1 रेशियो में। ठीक है, तो इसका मतलब है ये AB हमारा 2 रेशियो पे और BC होगा 1 रेशियो पे। ठीक है, तो अब तो रेशियो फार्मूला से आप कर लोगे। अब अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ बोलना है, तो आप करोगे कैसे, ये इंटरनली फार्मूला यूज़ करके इसको अल्फ़ा बीटा लेके कर सकते हो, है ना, फिर वहाँ से अल्फ़ा बीटा मिलेगा। पर मैं बोलूँगा आप डायरेक्टली निकाल लो सी। कैसे निकालोगे, आप जो एक्सटर्नल डिवीज़न का फार्मूला होता है ना, मतलब क्या करोगे, AC/BC, AC क्या होता है, AC है 3, BC क्या है 1, तो 3:1 एक्सटर्नली में पुट कर दो, फिर डायरेक्ट सी मिल जाएगा। ठीक है,
तो मैं जैसे वही करूँगा तो क्या होगा, तो m/n एक्सटर्नली का फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अगर m/n एक्सटर्नली हुआ तो फॉर्मूला होगा mx2 माइनस nx1/m-n। उस हिसाब से y का भी वही होता है, ठीक है। चलिए, तो c का कोऑर्डिनेट डायरेक्ट क्या मिलेगा, तो m है 3, ठीक है। 3 × x2 क्या है, 3 है, 3 × 3, फिर माइनस n है हमारा 1, तो -1 × -3, क्योंकि ये देख रहे हो ना x1 है -3, x2 3 है, तो उस हिसाब से पुट कर रहे हैं -3/m-n, मतलब 3 - 1। फिर क्या होगा, फिर होगा 3 × 3 -1 × 5 /3 - 1, ठीक है। तो अभी इसको कैलकुलेट करने से डायरेक्ट सी मिल जाएगा। तो फिर सी क्या होगा, सी होगा 9 माइनस मैंने मतलब 12/2, 9 - 5 4/2, जो कि होते हैं 6,2, ठीक है। तो सी हमें मिल गया 6,2। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा हुआ है देन द रेडियस ऑफ द सर्कल हैविंग लाइन AC एज डायमीटर। ओके, तो AC का जो लेंथ होगा उसका अगर हाफ करेंगे तो मिलेगा रेडियस, है ना, क्योंकि AC डायमीटर लिखा हुआ है। तो AC निकाल लेते हैं, तो AC/2 होगा हमारा आंसर। AC क्या होगा, यहाँ पे मैं लिखता हूँ AC √x2 - x1, जहाँ पे मैं ले लेता हूँ, अच्छा 6 + 3 का होल स्क्वायर +2 - 5 का होल स्क्वायर, यही तो AC होगा। तो ये होगा 81 + 9, मतलब √90। √90 मतलब क्या होंगे, मतलब 9 को अगर बाहर कर दें तो 3√10, ठीक है। अब इसका /2 होगा आंसर, दैट मीन्स आंसर क्या होगा, रेडियस होगा हमारा 3√10/2। है ऑप्शन में, ऐसा नहीं है, अच्छा। तो √10 को कर लेते हैं √5 × √2, ठीक है, /2। तो आपको पता है ये कट के √2 नीचे आएगा, तो होगा 3 × √5/√2। हाँ, आंसर बी होगा, है ना, ठीक है। तो अभी इसको लिख दिया, हाँ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इंसेंटर ऑफ द ट्राइंगल दैट हैज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ इट्स साइड्स दिया हुआ है। अच्छा, मतलब जो कोई भी एक ट्राइंगल है, इनके मिड पॉइंट के साइड दिया हुआ है, सॉरी साइड के मिड पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है। अभी हमें सेंट्रॉइड में तो पता है कि मिड पॉइंट का जो ट्राइंगल होता है उनके जो सेंट्रॉइड होता है और मेन ट्राइंगल का सेंट्रॉइड सेम होता है, पर यहाँ पे तो इनसेंटर निकलना है। तो पहले हम लोग मिड पॉइंट को एक्सिस पे देख लेते हैं कि है कहाँ पे, ठीक है। तो पहले हम लोग मिड पॉइंट है कहाँ पे वो देख लेते हैं। तो एक मिड पॉइंट है 0,1, ठीक है। एक है हमारा, सॉरी ये 1,0 है, और एक है 0,1, और एक दिया हुआ है 1,1, ठीक है। अच्छा, ये तो देख के ही आपको पता चल रहा है, मतलब एक्चुअली जो दिया हुआ है ये राइट एंगल ट्राइंगल का दिया हुआ है ना, जिसका एक वर्टेक्स 0,0 होगा। देखो तो आप आराम से समझ लोगे। देखो ये अगर 1,0 है तो एक वर्टेक्स होगा 2,0, एक वर्टेक्स होगा 0,2। फिर अब इसको अगर ड्रॉ करो तो ये मैं इसका मिड पॉइंट होगा ना 2 + 0/2, हाँ, ठीक है। मतलब हमें ABC ट्राइंगल मिल गया है जिसका तीनों वर्टेक्स पता है ना, 0,0, 2,0 और 0,2। और फार्मूला क्या होता है इन सेंटर का, कोई भी एक ट्राइंगल का अगर वर्टेक्स, जैसे समझ लो ये ABC है, x1 y1, x2 y2, x3 y3 अगर वर्टेक्स हुआ, तो हमें करना क्या होता है, ए के ऑपोजिट साइड निकालना होता है, जो होगा स्मॉल ए। बी का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल बी। सी का ऑपोजिट क्या होगा, स्मॉल सी, ठीक है। ये साइड निकालना होता है, मतलब ये हुआ BC = स्मॉल ए, ठीक है। ये तो नोटेशन है कि ए एंगल का अपोजिट साइड हम लोग स्मॉल ए करके लेते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे ए क्या होगा, यहाँ पे ये तो हम लोग डायरेक्ट ही कर लेंगे क्योंकि ये 2 लेंथ होगा, है ना, ये 2 है। और बी क्या होगा, बी को करना पड़ेगा, तो बी होगा √2² प्लस 2² जो कि होगा 2√2। ठीक है, सी क्या होगा, सी मतलब ए बी, ये भी पूरा 2 है तो सी भी 2 है। ठीक है, तो ए यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कुछ और कलर लेके, तो ये बी है, ये ए है और ये सी है। ठीक है, ए बी सी मिल गया। अभी करना क्या होता है, एक फॉर्मूला है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इस ट्रायंगल का इनसेंटर होते हैं ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस बी प्लस सी, उस हिसाब से y का भी होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, आपको अगर नहीं पता है तो आप मेरा वो डिफरेंट सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल वाला वीडियो देख लेना। ठीक है, तो ए बी सी मिल गया, x1 y1 जो बाकी सब तो दिया हुआ ही है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, मतलब बस एक्स कोऑर्डिनेट ही निकालना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट डायरेक्ट कर लेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट में तो दो नहीं निकालेंगे ना, बस ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 वो करेंगे। तो ax1 मतलब 2 × 0 है ना, फिर bx2, इसको x1 y1 लेंगे हमेशा, क्यों, क्योंकि देख रहे हो ना आप यहाँ पे x1 y1 के ऑपोजिट हम लोग ए रहे हैं, उस हिसाब से ये फार्मूला बना है। तो a के ऑपोजिट x1, b के ऑपोजिट x2। ठीक है, मतलब 2√2 × 0 प्लस c के ऑपोजिट में x3 मतलब 2 × 2 बाई a प्लस बी प्लस सी, तो होगा 2 प्लस 2√2 प्लस 2। ठीक है, ये हुआ हमारा एक्स कोऑर्डिनेट। अब इसका जो वैल्यू आएगा वही आंसर होगा, तो हुआ 4/4 प्लस 2√2। 2 को आप एलिमिनेट भी कर सकते हो, तो आएगा 2/2 प्लस √2। अभी हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन में नीचे कुछ है नहीं, मतलब रैशनलाइज करना होगा, तो कर लेते हैं। तो ये आएगा 2 × 2 माइनस √2 बाई नीचे 4 - 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि होगा 2, तो ये कटेगा, फिर आया 2 - √2, मतलब आंसर होगा बी। ठीक है, अभी देखिए एक चीज़ बोल देना है कि जैसे मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ फिर कर दे रहा हूँ इसके पास ही, है ना, आप क्या कर सकते हो, आप अपने आप अगर आपको ट्राई करना है तो पहले वीडियो को जब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ वहाँ पे पॉज कर देना। ठीक है, फिर अपने हिसाब से ट्राई कर लो एक बार, फिर अगर ना कर पाओ तो मेरा सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है, और ये जो पूरा नोट है ये तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूँगा। ठीक है, ओके, तो इस क्लास को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। बाकी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के और 2-3 वीडियो आएंगे। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के जितने सारे वीडियो आएंगे ये आप लोग ज़रूर देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, और फिर प्रैक्टिस करते रहो। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दूसरों के साथ शेयर भी करना। बाय।